Welcome once again. Today we will talk about chapter 11 पॉलिटिकल साइंस, नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद। और राष्ट्रवाद में आज हम नेशन और नेशनलिज्म है क्या, इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। इससे पहले हम एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर दे चुके हैं, टॉपिक आप तक पहुंच चुका है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी उस टॉपिक को समझ पाए होंगे, देख पाए होंगे। तो आज हम इस 5 बातों को लेकर ये समझने की कोशिश करेंगे कि राष्ट्र और राष्ट्रवाद है क्या। तो सबसे पहले राष्ट्र और राष्ट्रवाद को समझने के लिए कौन कौन से हमारे पास में सब हेडिंग्स होंगे। हम बात करेंगे शेयर बिलीफ की, साझे विश्वास की। हम बात करेंगे इतिहास की, बात करेंगे कि कॉमन जिसका हिस्ट्री है, क्या उसको हम एक राष्ट्र के रूप में कंसीडर कर सकते हैं, या फिर एक कॉमन टेरिटरी, जो कॉमन क्षेत्र में, भू क्षेत्र में जो लोग रह रहे हैं, उनको हम एक राष्ट्र का सदस्य मान सकते हैं क्या। फिर साथ ही हम बात करेंगे शेयर पॉलिटिकल आइडियल्स की, के साझे राजनीतिक आदर्श हैं, जिनके पॉलिटिकल आइडियल्स एक जैसे हैं, शेयर करते हैं, तो क्या उसे राष्ट्र कह सकते हैं। या फिर हम लास्ट में बात करेंगे कॉमन पॉलिटिकल आइडेंटिटी, जिनकी राजनीतिक साझी पहचान हो, कॉमन हो, ठीक है ना, तो क्या उसे हम राष्ट्र कह सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे नेशन एंड द नेशनलिज्म की। तो नेशन एंड नेशनलिज्म की बात करते हुए हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले सबसे छोटी इकाई किसी भी समाज की उठा के हम बात करेंगे, वो है परिवार। परिवार को लेकर हम समझने की कोशिश करेंगे कि जैसे परिवार के अंदर, देखो, अगर हम किसी राष्ट्र को समझने की कोशिश करें तो कुछ कैजुअल कलेक्शन ऑफ द पीपल तो राष्ट्र नहीं हो सकते। आकस्मिक रूप से कुछ लोग आके कहीं पर कलेक्ट हो गए तो उनको तो हम राष्ट्र नहीं कह सकते ना, ये तो क्लियर है। कुछ लोग आ गए एक जगह पे और रहने शुरू कर दिया, कैन वी कंसीडर देम द नेशन? उनको हम नेशन बोल सकते हैं क्या? तो फिर आखिर है क्या नेशन? इसको जानने के लिए सबसे पहली इकाई समाज के अंदर परिवार है। परिवार के अंदर हम एक दूसरे को जाति तौर पे जानते हैं। जाति तौर पे मतलब जो मैं बात करता हूँ तो पर्सनली हम जानते हैं परिवार के सदस्यों को, उनके बीच में ब्लड रिलेशंस होते हैं। साथ ही साथ व्यक्तिगत पहचान के साथ में हम उनके चरित्र के बारे में भी जानते हैं। लेकिन वही राष्ट्र की बात करें तो एक राष्ट्र में रहने वाले, जैसे कि भारत एक राष्ट्र है, तो उसमें क्या हम सभी को पर्सनली जानते हैं, व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, या उनके चरित्र के बारे में जानते हैं? मेरे ख्याल से आपका आंसर नहीं होगा। तो अगर हम पर्सनली नहीं जानते तो इसका मतलब परिवार को तो हम राष्ट्र नहीं कह सकते, ये तो क्लियर हो गया, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कि कोई जनजातीय, जातीय या अन्य सगोत्रीय ट्राइब्स हैं, ट्राइबल पीपल हैं, या फिर जिनके एक गोत्र हो, उनको के क्या राष्ट्र कहा जा सकता है क्या? जिनकी एक जाति हो, जो वंश परंपरा से जुड़े हो, ठीक है ना। जब मैं बात कर रहा हूं कि कुछ लोग हैं जो किसी एक जाति के हो सकते हैं और वो अपनी वंश और परंपरा से दूसरे पहचान को आप कह सकते हो कि उजागर कर सकते हैं, एक दूसरे तक पहुंच सकते हैं, अपनी वंश के बारे में जानकारी ले सकते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे को वंश से रिलेटेड हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए वंश और परंपरा के साथ में। तो इन सभी को लेकर क्या हम बात कर सकते हैं कि ये राष्ट्र का हिस्सा हो सकता है क्या? मुझे ऐसा भी नहीं लगता कि हम वंश और परंपरा से कहीं राष्ट्र को जोड़ के दे सकते हैं। किसी एक राष्ट्र में किसी एक वंश और परंपरा के ही लोग नहीं रहते हैं, वंश और परंपरा से अलग भी होते हैं, तो वो भी राष्ट्र नहीं हुआ। यानी कि परिवार, जनजातीय और अन्य सगोत्रीय वंश परंपरा से जो एक दूसरे से जुड़े हों, उनको भी हम राष्ट्र नहीं कह सकते। फिर हम बात करते हैं कि आमतौर पर हम मानना शुरू करते हैं कि राष्ट्र का मतलब तो यही है कि एक समाज के अंदर कुल की बात करें, वंश परंपरा, या फिर भाषा की बात करें, या धर्म के आधार पर जातीयता की बात,
कि राष्ट्र के अंदर राष्ट्र उसी को ही कहते हैं, कॉमनली मान लेते हैं कि बस जिसकी एक कॉमन भाषा हो, जाति हो, परंपरा हो, धर्म के लोग रहते हो और एक कॉमन भाषा होते हो, तो उनको क्या राष्ट्र कहा जा सकता है। इसको भी समझने की कोशिश कर लेते हैं। क्या कुल के आधार पर, ठीक है ना, किसी वंश के आधार पर या फिर भाषा के आधार पर या धर्म के आधार पर किसी को राष्ट्र कहा जा सकता है क्या? हम अपने ही देश से लेते हैं। हमारे देश में तो किसी एक धर्म के लोग, एक जाति के लोग, एक वंश के लोग, एक परंपरा के लोग तो खाली है नहीं। यहाँ पर विभिन्न धर्म के लोग रहते हैं भारत में, ठीक है ना। अलग अलग भाषाएं बोलती है, जिनकी संस्कृति अलग है, जिनका रहन सहन अलग है, जिनकी भाषाएं अलग है। आप तमिलनाडु में देखोगे अलग, केरल की अलग है, मलयालम, कर्नाटक में कन्नड़ा, हरियाणा के अंदर आप हरियाणवी बोलते हो। तो भाषा के आधार पर इसका मतलब ये हुआ कि भाषा के आधार पर हम राष्ट्र नहीं कह सकते कि किसी की एक कॉमन भाषा हो। भारत एक राष्ट्र है, लेकिन यहाँ पर तो कॉमन भाषा है नहीं। अलग अलग स्टेट की आप देखोगे, ज़्यादातर स्टेट की अपनी खुद की भाषाएं हैं। फिर दूसरा देश, आप विदेश को भी बात करके सोच सकते हो। कनाडा के बारे में बात करें, कनाडा एक देश है, लेकिन वहाँ की अपनी कोई भाषा नहीं है। वहाँ पर कैनेडियन पीपल जो हम कहते हैं, वहाँ पर या तो इंग्लिश बोली जाती है, फिर फ्रेंच बोली जाती है। तो इसका मतलब अगर ये भाषा के आधार पर हम बात करें तो कनाडा अपने आप में एक राष्ट्र नहीं है, क्योंकि उनकी तो भाषा ही नहीं है। वहाँ पर फ्रेंच पीपल, फ्रेंच लैंग्वेज बोलने वाले फ्रांसीसी लोग हैं और साथ ही इंग्लिश पीपल हैं। तो इसका मतलब ये बातें, यानी कि ये खरा नहीं उतरता है भाषा के आधार पर हम किसी को राष्ट्र बोले, ये बात कहीं पर भी खरी नहीं उतरती है। तो फिर आखिर है क्या राष्ट्र, ठीक है ना। थोड़ा बहुत तो हमको वहाँ तक पहुँचना होगा। तो राष्ट्र को समझने के लिए राष्ट्र मतलब एक सामूहिक विश्वास हो, जो सामूहिक रूप से जो पीपल रह रहे हैं उनमें एक विश्वास बना हो, उनकी कॉमन एस्पिरेशंस हो, कॉमन एस्पिरेशन हो, आकांक्षाएं हो, एक सभी की एक आकांक्षा हो, ठीक है ना, एक जैसी कॉमन, और कल्पनाओं के सहारे जी रहे हो अपने राष्ट्र को, अपने देश को। एक क्या देखना चाहते हैं, उनको क्या हम राष्ट्र कह सकते हैं। तो ये तो बात हुई, हमने समझने की कोशिश की नेशन और नेशनलिज्म के बारे में। अब हम साझे विश्वास के बारे में बात करेंगे, बिलीफ के बारे में बात करेंगे, राइट। अब हम समझने की कोशिश करते हैं साझे विश्वास से, शेयर बिलीफ से। देखो, राष्ट्र को बनाने के लिए, राष्ट्र अगर कभी भी बनता है तो एक सामूहिक कलेक्टिव एक विश्वास होता है। हम पहाड़ों को, नदियों या फिर नालों को या फिर बिल्डिंग्स जो खड़ी हुई हैं उन सबको हम छू सकते हैं, हम देख सकते हैं। तो सिर्फ ये पहाड़, ये नदियाँ, ये नाले या फिर बिल्डिंग्स, इन सब को हम राष्ट्र नहीं कह सकते। समझने के मैं कहना क्या चाहता हूँ कि किसी एक कॉमन टेरिटरी के अंदर कुछ पहाड़ हैं, कुछ नदियाँ हैं, कुछ बिल्डिंग्स हैं, तो क्या इन सभी से क्या राष्ट्र का निर्माण हो जाता है, जिनको हम देख सकते हैं, जिनको हम छू सकते हैं, जिनको हम स्पर्श कर सकते हैं? नहीं, राष्ट्र के अंदर इससे बढ़कर कुछ होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। नेशंस आर नॉट लाइक माउंटेन्स विच वी कैन सी और फील। पर्वत जैसे नहीं है जिसे हम देख सकते हैं, या फिर कोई नदी नहीं है जिनको हम फील कर सकते हैं। इट रेफर्स टू द कलेक्टिव आइडेंटिटी। इनकी सबकी एक राष्ट्र के जो लोग हैं, जो एक साथ रह रहे हैं, उनकी एक सामूहिक पहचान है। आपस में सबको एक सामूहिक ग्रुप में कलेक्टिव आइडेंटिटी है, किसी एक इंडिविजुअल की आइडेंटिटी नहीं है। ये पूरे सामूहिक पहचान की हम बात करते हैं। एंड द विजन फॉर द फ्यूचर, और उनको भविष्य को लेके एक उनका विजन है हमारे राष्ट्र के लिए, किसी भी राष्ट्र के लिए। वहाँ के जो लोग हैं वो एक भविष्य में एक विजन देखते हैं अपने राष्ट्र के लिए। इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस, यानी कि समूह के भविष्य की सामूहिक पहचान और एक दृष्टि का प्रमाण है राष्ट्र, राइट। राष्ट्र हम क्या टीम के रूप में ले सकते हैं? क्या कोई एक टीम है क्या राष्ट्र? टीम क्योंकि मिलकर खेलती है, उनका गोल एक है, तो क्या इसका मतलब राष्ट्र टीम, किसी एक टीम को रूप में राष्ट्र को कंसीडर किया जा सकता है क्या?
ठीक है ना, कोई टीम है उसके जैसे राष्ट्र को कंसीडर कर सकते हैं क्या? तो ए नेशन एग्जिस्ट व्हेन इट्स मेंबर्स बिलीव दैट दे बिलोंग टुगेदर। राष्ट्र तभी एग्जिस्ट कर सकता है, अस्तित्व में रह सकता है, जब राष्ट्र के जो सदस्य आपस में ये फील करें, ये महसूस करें, ये समझें कि हम एक दूसरे से संबंधित हैं, तभी राष्ट्र हो सकता है। टीम के सदस्य हो सकता है, अगर हम कोशिश करें, देखो अभी आपकी 2020 मैचेस हो रहे हैं, तो टीम एक साथ में मिलकर खेल रही है, राइट? लेकिन उस टीम के जो मेंबर्स हैं वो अलग अलग नेशन से भी लिए हुए हैं। कोई ऑस्ट्रेलिया से है, कोई इंग्लैंड से हो सकता है, कोई साउथ अफ्रीका से हो सकता है, लेकिन वो एक टीम के रूप में खेल रहे हैं। तो क्या हम उनको तो राष्ट्र नहीं कह सकते? राष्ट्र के लिए हमें चाहिए कि नेशन एग्जिस्ट व्हेन इट्स मेंबर्स बिलीव दैट दे बिलोंग टुगेदर। वो आपस में ये महसूस करें कि हम एक साथ हैं, राइट? जबकि ये T20 जो मैचेस खत्म होने के बाद में उनका आपस में अगला T20 मैचेस नहीं हो जाता है, तब तक ये बिलीफ उनके अंदर में नहीं रहता है, तो राष्ट्र नहीं कहा जा सकता। इसका मतलब किसी भी एक टीम को, तो यानी कि हमने बात कर ली शेयर बिलीफ और नेशन और नेशनलिज्म के बारे में हम बात कर चुके हैं, ठीक है ना? ये दोनों हो चुके हैं, क्लियर? हम राष्ट्रवाद को समझने की कोशिश करेंगे इतिहास को लेकर, कि जिसकी एक कॉमन इतिहास रहा हो उस पार्टिकुलर परिक्षेत्र का, क्षेत्र का, तो क्या उसको राष्ट्र से कनेक्ट करके देखा जा सकता है? इसको समझने के लिए हम भारत का ही उदाहरण लेंगे। भारत के अंदर कंटिन्यूइंग हिस्टोरिकल आइडेंटिटी की बात करते हैं। कंटिन्यू हिस्टोरिकल आइडेंटिटी की बात का मतलब मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको, कि हम ये सोचते हैं कि हमारी एक एंशिएंट सिविलाइजेशन है, राष्ट्र, क्लियर, कि हमारी एक एंशिएंट सिविलाइजेशन है, हमारा एक कल्चरल हेरिटेज है, एक हमारी सांस्कृतिक विरासत है, ठीक है ना? एंड अचीवमेंट्स टू क्लेम दैट इंडिया हैज ए लॉन्ग कंटिन्यूअस हिस्ट्री। भारत की एक लंबी लगातार एक इतिहास रहा है, और उस इतिहास को हम आज से, वर्तमान से कनेक्ट करते हैं। नेहरू जी भी अपनी पुस्तक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया में यही कहते हैं। भारत एक खोज की जब बात करते हैं, नेहरू के द्वारा जो लिखी गई पुस्तक है, तो कहते हैं कि ठीक है कि आज हमारे यहाँ पर डिफरेंट कल्चर, ट्रेडिशन, धर्म, ठीक है, अलग हो सकता है, भाषाएं अलग हो सकती है, लेकिन हम हिस्टोरिकली, ऐतिहासिक रूप से अगर देखें हमारे इतिहास को, तो हमारे सबके क्या है, कलेक्टिव मेमोरीज हैं, एक ऐतिहासिक कहानियां हैं, एक हिस्टोरिकल आउटलाइन, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हैं, दैट जो आउटलाइन करते हैं कंटिन्यूइंग आइडेंटिटी ऑफ ए नेशन, ठीक है ना? हमारी एक कॉमन इतिहास है, ऐतिहासिक विरासत है, कल्चरल हेरिटेज है, वो सब हमको, हम आज के भारत से, आज के राष्ट्र से कनेक्ट करके देखते हैं। तो आज हमने नेशन एंड नेशनलिज्म में बात की, शेयर बिलीफ के बारे में और इतिहास के बारे में बात कर कर समझने की कोशिश की कि राष्ट्र आखिर किन चीज़ों से बनता है, ठीक है? फिर हम इसी को आगे लेकर दूसरे नए टॉपिक में बात करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, स्टे होम, स्टे सेफ।